what I wonder. Roughing the blunts and getting drunk to keep them going under. Getting lost in the madness. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डी फिटनेस। अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर चुके, जिसके बारे में हमने इंस्टाग्राम पे पहले आप लोगों को पूछा और आप लोगों ने बताया कि स्क्वाट की जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर अभी वीडियो बनाई है। इस वीडियोस में मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके कुछ और क्वेरीज रह जाएँ या कोई और डाउट्स रह जाएँ तो प्लीज़ मुझे मैंशन कर देना कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। मैं आप सबको उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपको दे दूँगा। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने 6 पॉइंट कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले जो मेन दिक्कत लोगों को आती है स्क्वाट करते हुए, मैं इसमें सारी कैटेगरीज कवर करूंगा। जो बिगिनर्स हैं वो भी, जो जिनको इश्यूज़ हैं नीज वगैरह के वो भी, और जो अच्छा लिफ्ट करते हैं, जो प्रो करते हैं, उन सबको भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है वार्म अप। वार्म अप के बारे में हम बात करते हैं। वार्म अप एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप एक्सरसाइज किसी भी तरह की करते हो, चाहे आप वर्कआउट करने वाले अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या किसी भी तरह की योगा हो, स्ट्रेचेस हो, ये सारी एक्सरसाइज। इनके अलावा अगर आप कोई एथलीट हैं, कोई गेम खेलते हैं, किसी भी तरह का कोई भी गेम, अगर फिजिकली आप कोई गेम खेलते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं अपनी हेल्थ के लिए, उस सब से पहले अगर आप वार्म अप करते हैं तो उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस है 101% आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है वो है वार्म अप। वार्म अप में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम स्क्वाट की बात करें तो स्क्वाट में आपके लेग्स इन्वॉल्व होते हैं सबसे ज़्यादा। लेग्स में अगर हम बात करें, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकली बात ना करूँ, नॉर्मल मसल्स अगर आपको मैं बताऊँ कि क्या क्या होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्क्वाट के टाइम पे। शुरू करते हैं लोअर बैक से। जो लोअर बैक है आप उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं स्क्वाट में, तो आपकी लोअर बैक की इंगेजमेंट होती है। दूसरा आपके ग्लूट्स में सारे पार्ट्स आपके आ गए, हैमस्ट्रिंग्स का पार्ट आपका सारा आ गया। उसके बाद आपके नी जॉइंट के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं वो, आपकी कोड्स वगैरह, ये सारी आपकी उसके अंदर आएंगी। ये सारी मसल्स आपकी उसके अंदर यूज़ होती है जब आप फ्री स्क्वाट्स करते हो। अगर आप करते हो वेटेड वगैरह स्क्वाट्स तो आपकी अपर बॉडी भी थोड़ी स्ट्रेच रहती है। यहाँ से आप ग्रिप करते हो बारबल को, फ्रंट बारबल में भी इस तरह की मसल्स आपकी यूज़ होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले वार्म अप पे ध्यान दें। वार्म अप में आपकी सारी बॉडी का वार्म अप हो जाए। मेनली जो आप लोअर बॉडी, आप स्क्वाट लगाने वाले तो लोअर बॉडी का वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग। सबसे पहले स्लीप मोड की बॉडी को नहीं करना चाहिए स्ट्रेच। सबसे पहली जो गलती आप करते हो, स्ट्रेच करते हो सबसे पहले। तो स्ट्रेच करना शुरू में बंद कीजिए। आपकी बॉडी में ओवर स्ट्रेच होने की वजह से स्लीप मोड पे जब मसल्स होती हैं तो दिक्कत आ सकती है, जर्क आ सकता है। तो पहली जो चीज़ है, आप शुरू करेंगे रोटेशनल मूवमेंट से। अपने जॉइंट को रोटेट कीजिए, जितने भी आपके जॉइंट हैं उनको रोटेट कीजिए। एंकल्स को रोटेट कीजिए, आपके नीज को रोटेट कीजिए, हिप्स को रोटेट कीजिए, बैक को रोटेट कीजिए, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेचिंग्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे बड़ी आसानी से, और वैसे भी मैं बता देता हूँ। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कीजिए। अपने जो नॉर्मल मूवमेंट्स है जैसे लंजेस वगैरह, इनमें आप अपना पूरा ओवरऑल वार्म अप करिए। अपर बॉडी में लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए, एक्सटेंशन कीजिए, फ्लेक्शन कीजिए। स्ट्रेचिंग्स आपकी अपर बॉडी की थोड़ी बहुत ये सारी करने के बाद जब आपका एक अच्छा वार्म अप आपको लग जाएगी, आपकी बॉडी आपको खुद कॉल करेगी कि आप वार्म अप हो चुके हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो चुका है। बात करते हैं नी केविंग इन के बारे में। देखिए गाइस, मेन जो चीज़ है मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब आप स्क्वाट करते हो सबसे पहले आप वार्म अप करते हो, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप ये पहले ये ध्यान रखिए कि जो आप जिस सरफेस पे स्क्वाट कर रहे हो वो आपके लिए सही हो। मतलब आपके जो फीट हैं वो ऊपर नीचे ना हो। अगर आप इस तरह की उसके अंदर वेरिएशन डालते हैं कि हील उठाते हो या टोज उठा के करते हो, जो एक वेरिएशंस हैं, आप वैरायटी डालते हो अपने वर्कआउट में, दैट इज़ गुड। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर देखिए कि एक पैर ऊपर नीचे तो नहीं है, इस तरह से मतलब मूव नहीं किया हो, आपका ये जर्क ना है इस तरह से। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, अपना सरफेस पे ध्यान दीजिए। फिर जो सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, नी की जो केविंग है उसके बारे में। जब आप नीचे जाते हो गाइस इस तरह से, तो एकदम से जो आपका डिप है, डिप वो डिप नहीं होना चाहिए एक तरह से, और जो आपके नी है वो इस तरह से, इस तरह की सारी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए कि जब आप नीचे जा रहे हो तो नी आगे नहीं आनी चाहिए। इस तरह की सारी बातों को आप इग्नोर करो। मेन जो चीज़ होती है गाइस, आपकी इन्वॉल्वमेंट मसल्स की होनी चाहिए। जिसकी एंकल मोबिलिटी अच्छी होगी वो आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो जो नी की आपकी केविंग है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि जब आप एक तो नीचे जा रहे हो तब उस चीज़ को कंसिडर ना करें, आप सिर्फ अपनी फॉर्म पे काम करें। दूसरा, इस मिथ को छोड़ के जब आप ऊपर आते हो तो जो ये जो चीज़ है यहाँ पे आके आपको कितना सॉफ्टन होना है, आपको अपना पूरा मसल स्क्वीज़ करना है, रिलीज़ करना है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा जो फ़र्क है वो यही है कि आप इसको यहाँ पे स्क्वीज़ होल्ड कर रहे हो या फिर आप इसको लॉक करके इसको जर्क दे रहे हो, केव कर रहे हो अपनी नी को। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। लुकिंग डाउन, सबसे ज़्यादा गलती बड़े से बड़े प्रो
या जितने भी लोग स्क्वाट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो इस पॉइंट को नहीं उठाते। सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल थिंग है ये है कि आप लुकिंग डाउन करते हो, नीचे देखते हो स्क्वाट करते हो। मैं पर्सनली आपको सबका अपना अपना मतलब बॉडी का मैकेनिज्म है, अपने हिसाब से अपनी बॉडी को उन्होंने ट्रेन किया, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप अपने स्पोर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, डेप्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो लुकिंग डाउन जो प्रॉब्लम है, जो नीचे लुक करने की जो प्रॉब्लम, नीचे देखने की जो मतलब जो एक सिचुएशन है, उसको आप इग्नोर करिए। जब भी आप स्क्वाट करते हैं, मैं इस एंगल में आपको दिखा रहा हूँ, जब आप स्क्वाट करते हैं, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड, हम स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा यहाँ से कंसिडर करते हैं थोरैसिक से, इसको छोड़ के आप अपना नेक से, क्लेविकल से इसको, अगर मैं तो करता हूँ बल्कि आप हेड से इसको सोचें कि यहाँ से आप सीधा जा रहे हो, तो आपकी बॉडी का एक प्रॉपर फॉर्म बनना चाहिए। अगर आप नीचे देखते हो तो आप डाइवर्जन क्रिएट करते हो अपनी बॉडी के अंदर, आप इस तरह से नीचे जा रहे हो, बारबल का लोड ऑलरेडी आपके जो ये एरिया है अपर बॉडी का इस पे है, और नीचे जाने के बावजूद आप और हेड डाउन कर लेते हो, फिर आप उठते हो। तो इस उठने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी, इसमें आपके कोर्ट्स आपकी हेल्प बाद में करेंगे, पहले आपके ग्लूट्स आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बैक पे लोड ज़्यादा आएगा। आप इस तरह से इस चीज़ को देख सकते हो। मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जब आप ऊपर आ रहे हो तो इस तरह से आप ऊपर आते हो। आपने ध्यान दिया हो तो पहले मेरे हिप्स ऊपर आए हैं, उससे लोअर बैक पे लोड आया। चाहे वेट हैवी हो, हैवी में तो ये होगा ही होगा, जब वेट लाइट भी होगा तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को इग्नोर करें। सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है डिस्कस करना। रिलेइंग ऑन होल मोमेंटम, जो आपका मोमेंटम क्रिएट होता है। चलिए बात करते हैं नॉर्मल सी 10 स्क्वाट की। जब आप 10 स्क्वाट लगाना शुरू करते हैं, मैं 10 स्क्वाट आपको लगा के दिखाता हूँ। मान लो एक बार 5 स्क्वाट की बात करते हैं। 5 स्क्वाट में क्या होता है, मैं 5 स्क्वाट आपको लगा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5। जिसकी स्ट्रेंथ 5 की है, जिसकी स्ट्रेंथ 10 की है, 15 की है, 20 की है, उसके बाद अगर वो अपने आप को पुश करता है, जो हम सब करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी मसल को और ज़्यादा टारगेट करने के लिए और ज़्यादा मतलब ट्रेन करने के लिए, तो जब आपकी स्ट्रेंथ अगर 15 की है, सिंपल सा लॉजिक है, 15 की अगर आपकी स्ट्रेंथ आप उसको 20 करने जा रहे हो, तो वो जो 5 रेपिटेशन है वो आपकी मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं। 15 तक आपका मोमेंटम रहेगा सही। जैसे आपने 16th रैप किया, 17th रैप किया, या फर्दर जितने भी आप रैप करते जाते हो, हर रैप आपको स्पीड आपकी या तो इंक्रीज़ कर देगा या स्लो कर देगा, तो आप मोमेंटम से मतलब क्या करोगे, भटक जाओगे। इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है, सबसे बड़ी जो कमी आती है, वो कमी ये होती है कि आप एक तरफ, आपको पता होता है कि एक साइड हमारी स्ट्रॉन्ग होती है ऑलरेडी, और बहुत कम केसेस होते हैं कि आपकी दोनों साइड मतलब इक्वल ग्रोथ हो या इक्वली स्ट्रॉन्ग हो, लेफ्ट हाथ राइट हाथ आपका, या लेफ्ट लेग राइट लेग। तो इसमें आप क्या करते हो, जब मान लो 15 की हम बात करें, 15 के बाद जो 15th रैप था, 16 के बाद जब आप ऊपर उठते हो, या तो आप इस तरफ से ऊपर उठते हो जो कि आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप सामने से देख रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है जब आप स्क्वाट पे फोकस करें, या फिर आप उठते हो राइट साइड की तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंजरीज़ का या स्क्वाट की जो प्रॉपर फॉर्म है उसको ख़राब करने का मतलब मेन रीज़न ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉइंट। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आ रही है, मेरे पास पर्सनली मैसेज आते थे इस सब के लिए। जो एंकल मोबिलिटी है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आपको एक पोस्ट भी डाल चुका हूँ, स्टोरीज भी डाल चुका हूँ, आप इस चीज़ पे काम प्लीज़ करिए अगर आपको अपने स्पोर्ट्स से करने। एंकल मोबिलिटी में सिंपल करके समझाता हूँ आपको, कोई टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करता। जो आपका फीट है, जो आपका फुट है, उसकी जो मोबिलिटी है, सामने की तरफ बैंड होने की, पीछे की तरफ बैंड होने की, इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर रहती है आपकी इन मसल्स की, काफ के अराउंड जो मसल्स होती हैं। पर इसके अलावा आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो मोबाइल करना है, जो इसको लेफ्ट राइट फ्रंट बैकवर्ड जितना भी, इन सब में आपकी जो ये जॉइंट की मोबिलिटी है बहुत कम आती है। इसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे सिंपल तरीका है, जब आप नीचे बैठते हो तो काफ़ी लोग हैं जो पूरी तरह से इस तरह से नीचे नहीं बैठ पाते। लेकिन मैं पूरी तरह से टच हूँ यहाँ पे, तो आप पूरी तरह से नीचे नहीं बैठ पाते। इसका रीज़न क्या है, आजकल का जो मतलब जो लोग हैं उनको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। मेरा पर्सनली मानना ये है कि पहले के जो लोग थे आप उन पे अप्लाई करके देखिए। अगर 10 लोग आप पहले के उठाते हो और 10 लोग आज की जनरेशन, मतलब मैं ज़्यादा नहीं, आपके पेरेंट्स तक चले जाइए आप, 20 साल के अगर आप हैं और आपके पेरेंट्स अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो मैक्सिमम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे पहले, आपके दादा दादी, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं उनको। और हम जो लोग हैं हम करते हैं अपना वेस्टर्न टॉयलेट यूज़, जो वेस्टर्न कमोड है।
इन दोनों में जो सिंपल सा फ़र्क है वो ये है कि एक में आप पूरा स्क्वाट पोजीशन में बैठते थे और एक में आप हाफ स्क्वाट में बैठते हो, उसमें भी आप पीछे सपोर्ट लेते हो। इससे आपके एंकल को मोबाइल होने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस का। मैं नहीं कहता कि आप इंडियन छोड़ के उस पर आओ या वो वेस्टर्न छोड़ के इंडियन पे जाओ, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। मेन चीज़ है प्रैक्टिस की। तो जो ऐसा नहीं है कि जो उस पर नहीं बैठते नॉर्मली उनके ख़राब नहीं होते स्क्वाट, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही देखा जाता है। तो जो आप एक सिंपल सा चीज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्क्वाट की डेप्थ पूरी नहीं है तो जस्ट घर में 5 से 6 बार दिन में आप नॉर्मली किसी चीज़ को सपोर्ट करके या बिना सपोर्ट के ऐसे बैठने की ट्राई कीजिए। नॉर्मली ऐसे बैठ के आप थोड़ा होल्ड करिए इसको। जब आपका स्ट्रेच आएगा पूरा इन सारे एरियाज़ पे, तो धीरे धीरे ये स्ट्रेच हो जाएगा और इसका मोबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके स्क्वाट काफ़ी हद तक डीप हो जाएंगे। ऐसे इस तरह से बैठना किसी भी इंजरी को इन्विटेशन नहीं देता। इस तरह की कोई भी मिथ है उन पर यकीन ना करिए। इस तरह से आप बैठ के दिन में 5 से 10 मिनट 2-2 मिनट के इंटरवल में 1-1 मिनट के इंटरवल में अपनी जो स्क्वाट की डेप्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ब्रीदिंग आउट टू अर्ली। इसमें मैं मेन जो लोगों को जो इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मेन जो हमारे पास जो बॉडी बिल्डर्स जितने हैं जो हैवी लिफ्ट करते हैं, बॉडी बिल्डर्स में मैं तीनों कैटेगरी ले रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो भी, इंटरमीडिएट वो भी, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी। देखिए, जब आप स्क्वाट करते हो तो एक पैटर्न बनता है। अगर आप फ्री स्क्वाट करते हो तो उस पैटर्न की वैल्यू तब भी है, करना तब भी चाहिए, पर उस टाइम पे उसकी वैल्यू मैं कम समझता हूँ एज़ कंपेरिजन टू जब आप हैवी स्क्वाट्स करते हो। ब्रीदिंग पैटर्न की जो वैल्यू है, ब्रीदिंग में क्या होता है, अलग अलग तरह से वैसे तो लोग करते हैं, लेकिन जो मुझे सही तरीका लगता है, जो सही तरीका हो सकता है वो ये है कि आप एक तरफ से इनहेल करिए पूरा, जब आपने होल्ड किया हुआ पूरा इनहेल करने के बाद आप डीप डाउन स्क्वाट लगाते हो इस तरह से। यहाँ पे आपने होल्ड किया, आपके लंग्स में हवा भरी, उसके बाद आप स्लो डाउन नीचे जाते हो और नीचे जाने के बाद आप लिफ्ट करते हो। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कुछ लोग नीचे ब्रीद आउट करते हैं, कुछ लोग उठने के बाद ब्रीद आउट करते हैं। देखिए, आपके लंग्स पे प्रेशर ज़रूर बढ़ता है इस चीज़ से, नो डाउट, लेकिन इसमें आपका जो फोकस जो होना है माइंड का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिफ्ट करने का जो फोकस है जो उसको इम्प्रूव करता है, और फोकस के साथ साथ आप कितना वेट उठा रहे हो उस तरफ अगर आपका माइंड टोटली उसकी तरफ अगर फोकस्ड है, उसकी तरफ पॉइंटेड है, तो आप उस लिफ्ट को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इस टाइम पे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, जब नीचे आप जाते हो तो पूरा एक्सहेल कर देते हो। एक्सहेल का मतलब है रिलैक्स होना। जब आप रिलैक्स हो जाते हो नीचे जाके, रिलैक्स होने के बाद आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती आपको ऊपर उठने के लिए। आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ आपकी थी नहीं, आपने ओवरवेट उसको ऐड कर लिया है। बशर्ते इसके साथ साथ आपने ओवरवेट ना ऐड किया। अगर आप 60 का स्कोर लगाए और अगर आप 61 का ट्राई कर रहे हैं तो आप वो उठा सकते थे, सिर्फ उस गलती की वजह से कि आप नीचे गए। नीचे जाने के बाद आपने ब्रीद आउट कर दिया, आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स हो गई, आपके लंग्स रिलैक्स हो गए, आप दूसरा ब्रीद इन करने के लिए तैयार हो गए। अब आप वहाँ पे ब्रीद इन करोगे या आप लिफ्ट करोगे। अगर आप ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट करोगे तो 2 आपने अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्टिव कर दिया मेन को, और उस वजह से आप लिफ्ट नहीं कर पाते और वो सेटअप का फेलियर में काउंट होता है। तो ये भी एक दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने जो ये मेन पॉइंट है इनको कवर किया। ये पार्ट 1 भी आप कंसीडर कर सकते हैं इस वीडियो का। अगर कोई और डाउट्स आए तो इसके बाद मैं इसको इम्प्रूव करूँगा और एक और पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से ये सारे डाउट इसके अंदर क्लियर हो गए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, या मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिंक मैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग माई चैनल। और भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की वीडियो का आपके पास सजेशन हो, प्लीज़ मुझे पिंग कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।